बोट वॉकर प्रेजेंट्स। कहानी और किरदार की आज की कहानी है एक मुट्ठी मौत। रात के ठीक 2 बज रहे थे। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने कालिख पोत दी हो। रोहन की सांसें फूली हुई थीं और माथे पर पसीने की बूंदें ठंडी हवा में भी नहीं सूख रही थीं। वो गांव के बाहर स्थित पुराने शमशान घाट के पीछे खड़ा था, जहां एक सूखा हुआ बरगद का पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी जड़ों के साथ किसी राक्षस जैसा लग रहा था। रोहन यहाँ किसी शौक से नहीं आया था। कर्ज के बोझ ने उसकी कमर तोड़ दी थी और ऊपर से उसकी बीमार माँ की दवाइयों के पैसे नहीं थे। गांव के बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए बताया था कि अमावस की रात इसी पेड़ के नीचे अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो वो आता है और वो कुछ भी दे सकता है, बस कीमत थोड़ी अलग होती है। मैं यहाँ हूँ, रोहन ने कांपती आवाज़ में कहा। मुझे पैसा चाहिए, बस इतना कि मेरी माँ बच जाए और कर्ज उतर जाए। हवा अचानक रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि रोहन को अपने दिल की धड़कनें कानों में हथौड़े जैसी लगने लगीं। तभी बरगद के तने के पीछे से एक परछाई उभरी। कोई इंसान नहीं, बस काले धुएं का एक पुतला, जिसकी आंखों की जगह 2 सुलगते हुए अंगारे थे। एक भारी खुरदुरी आवाज़ हवा में गूंजी, जैसे पत्थर पर पत्थर रगड़ा जा रहा हो। पैसा, पैसा तो मिट्टी है रोहन, लेकिन तू जो मांग रहा है उसकी कीमत तू चुका पाएगा। रोहन ने हिम्मत जुटाई। मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरी मदद करो। परछाई धीरे धीरे रोहन के करीब आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर काली चमकदार राख जैसा कुछ रखा था जो हल्का हल्का धड़क रहा था। ले, परछाई फुसफुसाई, ये है एक मुट्ठी मौत। इसे अपनी दाहिनी हथेली में भर ले और मुट्ठी भींच ले। जब तक ये मुट्ठी बंद रहेगी तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तेरे घर में धन की वर्षा होगी। लेकिन याद रखना, अगर गलती से भी, चाहे नींद में चाहे बेहोशी में, ये मुट्ठी खुली तो जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ तेरी जान नहीं लेगा, वो तेरे होने के हर निशान को मिटा देगा। तेरी आत्मा इसी मुट्ठी में कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए। रोहन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथ से उस काले पदार्थ को छुआ। वो बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन छूते ही एक सिहरन सी दौड़ गई। लालच और मजबूरी ने डर पर जीत हासिल की। रोहन ने वो काली राख अपनी हथेली में भरी और जोर से मुट्ठी भींच ली। सौदा पक्का, परछाई की आवाज़ गूंजी और देखते ही देखते वो धुएं में विलीन हो गई। रोहन की मुट्ठी में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने कोई जिंदा दिल पकड़ रखा हो जो धीरे धीरे धड़क रहा था। भाग 2, श्राप की शुरुआत। रोहन घर लौटा। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी। वहाँ नोटों की गड्डियाँ रखी थीं। इतने पैसे कि उसने सपने में भी नहीं सोचे थे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत मुट्ठी को देखा। वो अभी भी कसी हुई थी। हाथ में हल्का दर्द था, लेकिन पैसे देखकर उसे परवाह नहीं थी। उसने माँ की दवाइयाँ मंगवाईं, कर्ज चुका दिए। 2 दिन बीत गए। रोहन की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसकी मुट्ठी नहीं खुली थी। तीसरी रात बदलाव शुरू हुआ। रोहन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दाहिनी मुट्ठी में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुट्ठी के अंदर कुछ रेंग रहा है, कीड़े या शायद कोई और चीज़। उसने मुट्ठी को खोलने की कोशिश नहीं की, बस दूसरे हाथ से उसे जकड़ लिया। तभी मुट्ठी के अंदर से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। खोल दे रोहन, बहुत तंगी है, खोल दे। आवाज़ में एक सम्मोहन था। रोहन का दिमाग सुन्न होने लगा। उसकी उंगलियां अपने आप हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई और उसके हाथ को कंट्रोल कर रहा हो। रोहन ने झटके से बाएं हाथ से अपनी कलाई पकड़ ली। नहीं, वो चिल्लाया, मैं नहीं खोलूंगा। उस पल मुट्ठी के अंदर से एक तेज जलन हुई। ऐसा लगा जैसे हथेली पर कोई गर्म लोहा रख दिया हो। रोहन दर्द से कराह उठा। उसने देखा उसकी मुट्ठी की उंगलियां आपस में चिपकने लगी थी। त्वचा काली पड़ रही थी और नसें फूलकर काली डोरियों जैसी दिख रही थी। मुट्ठी अब उसका हिस्सा नहीं लग रही थी। वो एक अलग जीव की तरह उसके हाथ से जुड़ी थी। भाग 3, रात का तांडव। चौथी रात नरक शुरू हुआ। रोहन ने अपनी मुट्ठी को रस्सियों से बांध दिया था ताकि नींद में वो ना खुले, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे कमरे का तापमान गिरने लगा, दीवारों से खून रिसने का आभास होने लगा। मुट्ठी अब पत्थर जैसी भारी हो चुकी थी। रोहन का पूरा हाथ कंधे तक काला पड़ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वो काला पदार्थ अब उसकी नसों के जरिए उसके शरीर में फैल रहा है। रोहन, तू थक गया है ना? मुट्ठी से आवाज़ आई, जो अब और तेज और खौफनाक थी। तेरा हाथ अब मेरा है, तू मुझे कब तक रोकेगा? मैं भूखा हूँ, मुझे बाहर आने दे।
अचानक रोहन का दाहिना हाथ अपने आप ऊपर उठा। रोहन ने बाएं हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दाहिना हाथ अब इतना ताकतवर था कि उसने रोहन के बाएं हाथ को झटक दिया। रोहन बिस्तर से गिर पड़ा। उसका दाहिना हाथ हवा में लहराने लगा जैसे कोई सांप फन फैला रहा हो। मुट्ठी की उंगलियां जोर जोर से फड़कने लगीं। त्वचा फटने की आवाज़ आई। चर्र। रोहन की हथेली के बीचों बीच त्वचा फट गई, लेकिन वहां से खून नहीं निकला। वहां से एक काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा जिसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। धुएं ने आकार लिया और रोहन के चेहरे के सामने एक मुंह बना लिया, हजारों नुकीले दांतों वाला एक छोटा सा मुंह जो रोहन की हथेली पर ही था। देख, वो मुंह चीखा, मैं तेरे अंदर हूं, तूने मुझे पकड़ा, अब मैं तुझे खाऊंगा। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया। उसका शरीर लकवे जैसा जकड़ चुका था। सिर्फ उसकी आंखें खुली थीं। वो देख रहा था कि कैसे उसकी मुट्ठी धीरे धीरे खुल रही थी। रस्सियां जलकर राख हो चुकी थीं। उंगलियां एक एक करके सीधी हो रही थीं। पहली उंगली खुली, कमरे की लाइट फट गई। दूसरी उंगली खुली, रोहन के पैर सुन्न होकर काले पड़ गए। तीसरी उंगली खुली, रोहन को महसूस हुआ कि उसकी यादें मिट रही हैं। उसे अपना नाम, अपनी माँ का चेहरा, सब धुंधला होने लगा। नहीं, माँ। रोहन के मन में एक आखिरी ख्याल आया। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी। उसने महसूस किया कि अगर मुट्ठी पूरी खुल गई तो वो खत्म हो जाएगा। भाग 4, अंतिम संघर्ष। रोहन ने अपनी बाईं टांग को घसीटते हुए पास पड़े चाकू की तरफ बढ़ाया। उसका दाहिना हाथ अब पूरी तरह से एक राक्षस के पंजे जैसा दिख रहा था जो जबरदस्ती खुलने की कोशिश कर रहा था। हथेली पर बना वो काला मुंह रोहन की आत्मा को चूस रहा था। रोहन ने कांपते बाएं हाथ से चाकू उठाया। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, हाथ काट दे, इससे पहले कि मुट्ठी खुले हाथ काट दे। लेकिन क्या वो कर पाएगा? मुट्ठी अब कंधे तक उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही रोहन ने चाकू कलाई पर रखा, मुट्ठी से एक चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, हम एक हैं। मुट्ठी ने झटके से रोहन का गला पकड़ लिया। रोहन की सांस घुटने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुट्ठी की पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि रोहन की गर्दन की हड्डियां चरमराने लगीं। लेकिन मौत के करीब पहुंचकर इंसान में एक अजीब ताकत आ जाती है। रोहन ने आखिरी सांस लेते हुए चाकू को अपनी पूरी ताकत से अपनी ही कलाई पर दे मारा। खच! चाकू हड्डी से टकराया। खून की फुहार छूटी, लेकिन रोहन रुका नहीं। उसने बार बार वार किया। दर्द असहनीय था, लेकिन वो जानता था कि ये दर्द ही उसकी आखिरी उम्मीद है। आखिरकार एक झटके के साथ दाहिना हाथ कलाई से अलग हो गया। जैसे ही हाथ कटा, मुट्ठी का जादू टूटा। गले से पकड़ ढीली पड़ गई। रोहन फर्श पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। उसकी सांसें तेज थीं। उसने देखा, कटा हुआ हाथ फर्श पर पड़ा था और वो अभी भी मुट्ठी भींचे हुए था। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। कटे हुए हाथ की मुट्ठी अचानक जोर से कांपने लगी। वो फर्श पर इधर उधर भागने लगी जैसे कोई कटा हुआ कीड़ा। और फिर धीरे धीरे उस मुट्ठी की उंगलियां खुलने लगी। रोहन की आंखें भटी की भटी रह गईं। नहीं नहीं, ये मत खुलना। लेकिन हाथ शरीर से अलग हो चुका था। रोहन का कंट्रोल खत्म हो चुका था। मुट्ठी पूरी तरह खुल गई। उसके अंदर से कोई राख नहीं निकली, कोई धुआं नहीं निकला। उसके अंदर से निकला रोहन का ही चेहरा। एक छोटा सा काला पिघलता हुआ चेहरा जो रोहन जैसा दिखता था। वो चेहरा मुट्ठी की हथेली पर चिपका था और वो चीख रहा था, लेकिन आवाज रोहन के गले से नहीं, उस कटे हाथ से आ रही थी। तूने मुझे काट दिया, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं तो तेरी मौत हूँ और मौत कभी अकेली नहीं जाती। वो काला चेहरा हथेली से फिसला और फर्श पर गिरा। गिरते ही वो एक काले साये में बदल गया और बिजली की तेजी से रोहन के घाव की तरफ लपका। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो काला साया उसके कटे हुए घाव के रास्ते उसके शरीर में घुस गया। रोहन का शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गईं और उनकी जगह वही सुलगते हुए अंगारे आ गए जो उसने बरगद के पेड़ के नीचे देखे थे। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, मुड़ने लगा और अंत में रोहन का शरीर एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। एक मूर्ति जिसका दाहिना हाथ कटा हुआ था और बायां हाथ अपनी ही गर्दन को कसकर पकड़े हुए था, और उसके चेहरे पर एक ऐसी चीख जमी थी जो सदियों तक नहीं मिटने वाली थी। उपसंहार। अगली सुबह जब गांव वाले रोहन के घर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो वहां का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में खून का एक बड़ा धब्बा था और बीच में रोहन के कपड़े फटे हुए पड़े थे। रोहन कहीं नहीं था, बस फर्श के बीचों बीच एक पत्थर जैसी सख्त काली मुट्ठी पड़ी थी। वो मुट्ठी कटी हुई कलाई के साथ जुड़ी थी। सरपंच ने डरते डरते उस मुट्ठी को लाठी से छुआ। जैसे ही लाठी मुट्ठी से टकराई, मुट्ठी की उंगलियां हल्की सी हिली और अंदर से एक धीमी दबी हुई आवाज़ आई, किसी ने मुट्ठी खोली। सब लोग चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद रोहन का घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस बंद कमरे से रोने की और हड्डियों के टूटने की आवाज़ें आती हैं, और जो भी उस घर के पास से गुजरता है उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसके कान में फुसफुसा रहा है, एक मुट्ठी मौत, बस एक मुट्ठी, क्या तुम भी लोगे? कहानी समाप्त।